हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक और इंटीरियर मोनोलॉग। दोनों एक जैसे ही हैं। बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू अर्ज यू दैट यू मस्ट सब्सक्राइब माय चैनल। देखिए, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, दिस term has been given by William James in his book The Principles of Psychology। तो ये जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि ये टर्म दिया किसने है। ये विलियम जेम्स एक राइटर हैं, उन्होंने दिया है। और इसको दिया किसमें है? अगर सुपर स्पेशल क्वेश्चन कोई पीजीटी वगैरह में या नेट में पूछता है तो वो पूछता है, ये दिया गया है द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी नामक इनकी बुक है, उसमें दिया गया है। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि ब्रेन के जो फंक्शनिंग है वो किस तरह की होती है। हमारे ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, एक सबसे ऊपर वाला पार्ट, एक उसके नीचे और फिर एक उसके नीचे। तो सबसे ऊपर वाला पार्ट है उसको हम कॉन्शियस ब्रेन कहते हैं। कॉन्शियस ब्रेन में बहुत ही जो हम अवेयर हैं, अवेक हैं, जाग रहे हैं, चीज़ों को सोच पा रहे हैं, परसीव कर पा रहे हैं, डिसाइड कर पा रहे हैं, लॉजिकली काम कर पा रहे हैं। ये काम जो अवेक ब्रेन होता है, जिसको हम कॉन्शियस ब्रेन कहते हैं, तो ये कॉन्शियस ब्रेन का काम होता है, जो सबसे ऊपर के लेवल का ब्रेन होता है। उसके नीचे के लेवल का जो ब्रेन होता है उसको हम सब कॉन्शियस ब्रेन कहते हैं। तो सब कॉन्शियस ब्रेन क्या काम करता है? सब कॉन्शियस ब्रेन में कुछ ऑटोमेटिक प्रोसेसेस होती हैं। हमारी जो हैबिट्स हैं वो सब कॉन्शियस ब्रेन के द्वारा ऑपरेट होती हैं। हमारे जो इमोशंस हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, जो बिलीफ्स हैं, और वो हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में रहते हैं। और वो हमें जाने अनजाने में, चाहे हम जाने या ना जाने, हमारे बिहेवियर को इम्पैक्ट करते हैं, उसको इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। और इसी सबकॉन्शियस ब्रेन में हमारी जो मेमोरीज हैं, जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो सारे स्टोर होते रहते हैं। तो पहले तो मैंने बताया कि कॉन्शियस ब्रेन क्या है। सबसे ऊपर लेवल का जो अवेयर ब्रेन है उसको कॉन्शियस ब्रेन कहते हैं, अवेक एंड अवेयर ब्रेन कह सकते हैं। दूसरा जो हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन है, जिसमें हमारे इमोशंस, बिलीफ्स और हमारी हैबिट्स स्टोर रहती हैं, जो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती रहती हैं, उसको सबकॉन्शियस ब्रेन कहते हैं। और तीसरा जो लेवल होता है वो होता है अनकॉन्शियस ब्रेन। अनकॉन्शियस ब्रेन एक ऐसा मान लें कि जैसे पुरानी कोई छत है, पुरानी कच्ची छत है, उसमें गहरी जो छेद हैं, उस तरह की जो पानी उन गहरे छेद में चला जाएगा, फिर वो वहाँ अंदर चला जाएगा नीचे। तो ये जो अनकॉन्शियस ब्रेन है वो सबसे नीचे का ब्रेन है, जिसमें डीप रेसेसेस होती हैं, गहरी जो छेद होते हैं। वो जो पास्ट की मेमोरीज हैं वो इसमें स्टोर हो जाती हैं। बहुत पुरानी मेमोरीज जो होती हैं वो वहाँ चली जाती हैं। और बहुत सारी जो अनप्लेजेंट मेमोरीज हैं, हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, फीलिंग्स हैं, जो हमें परेशान करते हैं, दुख देते हैं, उन फीलिंग्स और पेन्स को भी हम ऑटोमेटिकली अपने अनकॉन्शियस ब्रेन में स्टोर कर लेते हैं। कभी किसी से झगड़ा हुआ, कोई चिंता वाली बात है, किसी समय में रही, लेकिन हम उसको इंटेंशनली या अनइंटेंशनली वो हमारे अनकॉन्शियस ब्रेन में स्टोर हो जाता है। तो पहली बात तो इन 3 स्टेजेस को समझना ज़रूरी है। यानी जो सबकॉन्शियस ब्रेन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि दूसरे नंबर पे आता है। अवेक और अवेयर यानी कॉन्शियस ब्रेन के निचले भाग में आता है। तो देखिए, जब हमारी जो मेमोरीज हैं, बिलीव्स हैं, हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो सबकॉन्शियस ब्रेन में स्टोर होते हैं, वो कभी कभी कुछ क्रिटिकल सिचुएशंस में ऑटो मोड में फ्लो होने लगते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जो सबकॉन्शियस ब्रेन है वो कॉन्शियस ब्रेन को इन्फ्लुएंस करता रहता है, चाहे हम इस बात को उस समय जान पाएँ या ना जान पाएँ। अब देखिए, कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा पहले इसको पढ़ते हैं, उसके बाद में एक्सप्लेन करते रहते हैं। देखिए, तो पहला क्या है? इट इज़ एन अनब्रोकन फ्लो ऑफ परसेप्शंस, मेमोरीज, थॉट्स एंड फीलिंग्स इन द वेकिंग माइंड। तो जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, जो विलियम जेम्स ने ये टर्म बताया, ये कहा है क्या? इट इज़ एन अनब्रोकन फ्लो, बिना टूटे लगातार चलने वाला एक फ्लो है ऑफ परसेप्शंस, मेमोरीज, थॉट्स एंड फीलिंग्स इन द वेकिंग माइंड। अब एक इंसान जो जाग रहा है, जो उसके चारों तरफ कुछ लोग बैठे हुए हैं, वो अपनी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कोई सिचुएशन ऐसी है कि उसको कोई ऐसा व्यक्ति वहाँ पर बैठा है जो पुरानी यादों को, जिसको देख करके उसको पुरानी यादें आ रही हैं,
पुरानी यादें चाहे अच्छी हों या नेगेटिव यादें हों, वो निकल करके आ रही हैं। तो वो कहीं न कहीं उस व्यक्ति को देख कर के या उस सिचुएशन को देख कर के अब उसके सबकॉन्शियस ब्रेन से कुछ पुरानी यादें निकल कर के कॉन्शियस ब्रेन में आने लगेंगी। उन चारों लोगों से बात भी कर रहा है, उनका जवाब भी दे रहा है, लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे आने लगेंगे जो उसके सबकॉन्शियस ब्रेन से निकल करके डायरेक्टली आने लगेंगे और वो अनब्रोकन फ्लो होगा। देखिए, इट इज़ एन अनब्रोकन फ्लो ऑफ परसेप्शंस, मेमोरीज, थॉट्स एंड फीलिंग्स इन द वेकिंग माइंड। वो आदमी जाग रहा है, वो आदमी पूरी तरह से अवेयर है कि चारों तरफ उसके कौन लोग बैठे हुए हैं, क्या बात कर चल रही है, किस टॉपिक पर बात चल रही है। लेकिन किसी एक व्यक्ति को देखकर जो उसका बहुत पहले का दोस्त है, मान लीजिए, उसके साथ कुछ उसके अच्छे तजुर्बे रहे, कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे और कुछ लविंग मोमेंट्स रहे, तो ये सारी चीज़ें वही मोमेंट्स की पर जो सेंटेंसेस बोले गए थे वो उसके सबकॉन्शियस ब्रेन में स्टोर्ड हैं, वो निकल करके आने लगते हैं और वो उनको बोलने लगता है। इन चारों लोगों से बात भी करता जाएगा और बीच बीच में उसके वो सबकॉन्शियस ब्रेन से कुछ कुछ जो टुकड़े हैं यादों के, वो निकल के आने लगेंगे, निकल कर, और वो उनको बोलता चला जाएगा। तो इसको कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। इसको आगे इसमें और सुधार किया गया 1920 में, फिर बताया गया कि ये क्या है। देखिए, stream of consciousness is the name specifically to a mode of narration that undertakes to reproduce the full spectrum and continuous flow of a character's mental process in which sense perceptions mingle with conscious and half-conscious thoughts, memories, expectations, feelings, and random associations। देखिए, इसको समझिए। जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है वो एक तरह का स्पेसिफिकली टू अ मोड ऑफ नरेशन, एक मोड ऑफ नरेशन है। जैसे किसी ड्रामा में कोई भी राइटर, कोई भी नॉवेलिस्ट बहुत सारे डिवाइसेस को यूज़ करता है। कभी वो जो है सोलिलिकी को यूज़ करता है, कभी मोनोलॉग को यूज़ करता है, जहाँ पर जो कैरेक्टर है वो आकर के अकेला है और सोचने लगता है, ज़ोर से बोल करके सोचने लगता है। तो इस तरह के डिवाइसेस को इस्तेमाल करता है, सोलिलिकी वगैरह, उसको अलग से एक्सप्लेन करेंगे। वैसे ही स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस भी एक मोड ऑफ नरेशन है। बात को कहने का, कहानी को आगे बढ़ाने का एक मोड है, एक डिवाइस है। अब इसका काम क्या है? दैट अंडरटेक्स टू रिप्रोड्यूस द फुल स्पेक्ट्रम। ये कोशिश करता है, इस डिवाइस के द्वारा राइटर कोशिश करता है कि उसके जो हमारा कैरेक्टर है उसके मन में क्या चल रहा है, उसके किस कोने में क्या चल रहा है, कॉन्शियस ब्रेन में क्या है, सब कॉन्शियस ब्रेन में क्या है, यहाँ तक कि अनकॉन्शियस ब्रेन में क्या है, उसके फुल स्पेक्ट्रम को, पूरे स्पेक्ट्रम को सामने लाने की कोशिश करता है। एंड कंटिन्यूस फ्लो ऑफ ए कैरेक्टर्स मेंटल प्रोसेस। और जो हमारा कैरेक्टर है, जो कोई बात कर रहा है, उसके जो मेंटल प्रोसेस है, उसके दिमाग में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। जैसे कंप्यूटर में हम कई टैब्स खोल लेते हैं एक साथ और उन टैब्स में चीज़ें चलती रहती हैं, या उस पीछे जो टैब छुप गया है उसमें से भी कुछ चीज़ें, जैसे हमारे ब्रेन में बहुत सारी एक साथ कुछ आइडियाज़, एक साथ कुछ पास्ट के, कुछ फ्यूचर के, कुछ प्रेजेंट के आइडियाज़ चलते रहते हैं। तो ऐसे ही जो पास्ट में उसके आइडियाज़ जो सब कॉन्शियस ब्रेन में चले गए, वो अचानक से वेकिंग माइंड में जब वो बात कर रहा है, उस टॉपिक पर बात नहीं कर रहा है जो पीछे जो आइडियाज़ दब गए, लेकिन जो फिर भी उसके आइडियाज़ ओवरफ्लो होने लगते हैं, सामने निकल करके आने लगते हैं। तो लिखा हुआ है इट प्रेजेंट्स द फुल स्पेक्ट्रम एंड कंटिन्यूस फ्लो ऑफ कैरेक्टर्स मेंटल प्रोसेस इन विच, जिसमें सेंस परसेप्शंस मिंगल विद कॉन्शियस। जो सेंस परसेप्शंस हैं, जो उसकी पुरानी यादें निकल करके आ रही हैं, वो मिंगल कर जाती हैं, वो मिलने लगती हैं, जिसको हम कह सकते हैं गडबड करने लगती हैं, एक में इंटरमिंगल होने लगती हैं विद कॉन्शियस एंड हाफ कॉन्शियस थॉट्स। जो व्यक्ति वो बातें, जो चार लोग बैठे हुए हैं उनसे जो बातें कर रहा है, उन्हीं बातों के बीच में उसके पुराने आइडियाज़ जो दब गए थे सबकॉन्शियस ब्रेन में, अनकॉन्शियस ब्रेन में चले गए थे, वो निकल करके आने लगते हैं। वो उन सेंटेंसेस को ऑटोमेटिकली बोलने लगता है। मेमोरीज, एक्सपेक्टेशंस, उसकी पुरानी मेमोरीज, उसकी जो पुरानी यादें थी, फीलिंग्स जो उसने महसूस किया था पुराने समय में, एंड रैंडम एसोसिएशंस, और अचानक से
कुछ चीज़ें निकल करके आती हैं, उसकी वैगरीज निकल करके आती हैं। वैगरीज का मतलब ऐसे आइडियाज़ जिस पर इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता है। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ रैंडम एसोसिएशंस, जो हमारे आइडियाज़ होते हैं वो एक साथ जुड़े होते हैं, एक आइडिया दूसरे आइडिया से, एक इंसिडेंट दूसरे इंसिडेंट से जुड़ा होता है। तो मान लीजिए उसको एक इंसिडेंट पुराना याद आया, तो उस इंसिडेंट से जुड़ा हुआ कोई भी दूसरा इंसिडेंट भी याद आ सकता है और वो उसकी बात करने लग सकता है अचानक से। जैसे बहुत सारे लोग हम देखते हैं अपने आसपास जो चलते चलते बात करते रहते हैं, साइकिल चला रहे हैं और तेज़ आवाज़ में बात करते जा रहे हैं। तो वो जो है, वो जो बात करते जा रहे हैं, वो अपने अपने उनके सबकॉन्शियस ब्रेन में कोई स्टोरी चल रही है जिसको वो इमेजिन करता जा रहा है और बात करता जा रहा है, तो वो अपनी बात को स्पीक आउट करता है। तो ये एक ऑटोमेटिक फ्लो होता है और इस फ्लो के द्वारा जो हमारा नॉवेलिस्ट है, जो हमारा ड्रामाटिस्ट है, वो ये बताने की कोशिश करता है कि जो हमारा कैरेक्टर है उसके ब्रेन के पूरे स्पेक्ट्रम में क्या क्या चल रहा है, किस कॉर्नर में क्या चल रहा है। तो इस तरह से स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस टेक्निक का इस्तेमाल नॉवेल्स में किया जाता है। अच्छा, उसमें क्या होता है, ये जो सेंटेंसेस बोलता है वो अच्छे से बोल लेता है, उसमें ग्रामर का सही यूज़ कर लेता है, सही सेंटेंसेस को फॉर्म कर लेता है। लेकिन इसका एक और लेवल है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का, वो अगला लेवल है जिसको हम कहते हैं इंटीरियर मोनोलॉग। अभी इंटीरियर मोनोलॉग क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, ये भी इट्स अ स्पीसीज ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। इंटीरियर मोनोलॉग जो है वो एक स्पीसीज है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। जैसे मैंने बताया, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का जो अगला स्टेज है वो इंटीरियर मोनोलॉग है। अब इंटीरियर मोनोलॉग क्या है? इट अंडरटेक्स टू प्रेजेंट टू द रीडर द कोर्स एंड रिदम ऑफ कॉन्शियसनेस precisely as it occurs in a character's mind। अब जो इंटीरियर मोनोलॉग है, मैंने बताया जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है उसमें राइटर, जो लिखने वाला है, वो जो प्रोसेस चल रही है कैरेक्टर के दिमाग में, उस प्रोसेस को सही सेंटेंसेस में लिखता है, सही सेंटेंसेस में एक्सप्रेस करता है। लेकिन जो इंटीरियर मोनोलॉग है, मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ही इमोशनल स्टेज में है और उसके सबकॉन्शियस ब्रेन से कुछ चीज़ें निकल करके, कुछ मेमोरीज के टुकड़े निकल करके आने लगे, तो जब इमोशनल स्टेज में होता है तो वो उन सेंटेंसेस को सही से फॉर्म नहीं कर सकता है। तो जो ब्रोकन सेंटेंसेस हैं, जो जिग-जैग लेवल के सेंटेंसेस हैं, कभी कुछ बोल दिया कभी कुछ बोल दिया, तो इंटीरियर मोनोलॉग में जो राइटर है वो बिल्कुल इंटरवीन नहीं करता है, और अगर इंटरवीन करता भी है तो मिनिमली करता है। देखिए, इसको लिखा हुआ है, द ऑथर डज नॉट इंटरवीन और इंटरवीन्स मिनिमली। तो जैसे भी आइडियाज़ उल्टे सीधे आ रहे हैं, कोई सेंटेंस बोल पा रहा है, कोई नहीं बोल पा रहा है, उन आइडियाज़ को जैसे वो आए वैसे ही राइटर उसको नॉवेल में, ड्रामा में लिख देता है, और या तो इंटरवीन करता ही नहीं है, और करता है तो बहुत नाम मात्र का इंटरवीन करता है। तो ये इंटीरियर मोनोलॉग होता है। इंटीरियर मोनोलॉग में जैसे वर्ड्स उल्टे सीधे सेंटेंसेस निकलते हैं, आधे अधूरे, राइटर उनको वैसे ही लिख देता है अपने वर्क में, वैसे ही एक्सप्रेस कर देता है, उसमें कोई इंटरवीन नहीं करता है। वो होता है इंटीरियर मोनोलॉग। तो मैंने अभी समझाया कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है और इंटीरियर मोनोलॉग क्या है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोज़ में बनाता रहूं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।